गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। आइए आज हम एग्रीकल्चर के थर्ड चैप्टर के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है सिंचाई व जल निकास। इसमें पहला पॉइंट है आपके सिंचाई। सिंचाई की परिभाषा है पौधे की वृद्धि के लिए मृदा में आवश्यक नमी बनाए रखने के लिए उद्देश्य से कृत्रिम रूप से पानी देने की प्रक्रिया सिंचाई कहलाती है। एक बार फिर से सुनिए। सिंचाई पौधे की वृद्धि के लिए मृदा में आवश्यक नमी बनाए रखने के उद्देश्य से कृत्रिम रूप से पानी देने की प्रक्रिया सिंचाई कहलाती है। अब आगे सिंचाई के मुख्य उद्देश्य। सिंचाई के निम्न उद्देश्य हैं। पहला है मृदा में नमी बनाए रखने के लिए, और सेकंड है फसल को सूखे से बचाने के लिए, थर्ड है फसल से उत्पाद लेने के लिए, फोर्थ है खेत में कृषि क्रियाएं जुताई करने के लिए, और फिफ्थ नंबर है मृदा में उपस्थित हानिकारक लवणों की लीचिंग करने के लिए, और सिक्स नंबर है फसलों को पाले से बचाने के लिए भी सिंचाई की जाती है। ये थे उद्देश्य। अब बात करते हैं हम फसल में सिंचाई कब करनी चाहिए। फसल में सिंचाई उनकी क्रांतिक अवस्थाओं पर करनी चाहिए, मतलब क्रिटिकल स्टेज पर। अब गेहूँ की क्रांतिक अवस्थाएं कौन कौन सी है? CRI, और सेकंड है टिलेज कले निकलने पर, और थर्ड है जॉइंटिंग गांठ पर, फोर्थ है फ्लोरिंग पुष्प अवस्था पर, और फिफ्थ है मिल्किंग दूधी अवस्था पर, और सिक्स नंबर है ड्रोक्स मतलब दाने पकते समय। और मक्के की क्रांतिक अवस्थाएं हैं। पहली है टेलेस यानी नर पे पुष्प क्रम में, सेकेंड है सिल्क मादा पुष्प क्रम में। गन्ने की क्रांतिक अवस्थाएं हैं। गन्ने की क्रांतिक अवस्थाएं हैं अंकुरण के समय। अंकुरण अवस्था है एक जो 0 से लेकर 120 दिन की, और सेकेंड है इंट्रोटिव अवस्था, ये 120 से लेकर 240 दिन के बीच। अब दलहनी फसलों में पुष्प अवस्थाएं जो 45 से 55 दिन होती है। मूंगफली क्रांतिक अवस्था होती है पैगिंग 55 दिन के बीच। अब आगे बात करते हैं फसल में सिंचाई पौधे की बाह्य अवस्था देखकर करनी चाहिए, अर्थात पौधे की पत्तियां मुरझाई हुई दिखाई देवे तब भी सिंचाई करनी चाहिए। फसल में सिंचाई तब करनी चाहिए जब पत्तियों पर उपस्थित रंध्र बंद हो जाते हैं। मृदा में उपस्थित नमी पर आधार पर सिंचाई करनी चाहिए। ये थे कुछ स्टार पॉइंट जो मोस्ट हैं। और सिंचाई की विधियाँ। अब बात करते हैं सिंचाई की विधियाँ। सिंचाई की मुख्य विधियाँ निम्न है। पहली विधि है क्यारी विधि, दूसरी है बॉर्डर विधि, तीसरी है थाला विधि, चौथी है रिंग विधि, पांचवी है फव्वारा विधि, और छठी है बूंद बूंद। पहली है क्यारी विधि। इसकी हम परिभाषा और इसके बारे में अध्ययन करेंगे, इसके लाभ और हानि। क्यारी विधि को हम चौकेबार विधि भी कहते हैं। सिंचाई की विधियों में यह सबसे प्रचलित व उत्तम विधि है। इस विधि के अंतर्गत खेत को समतल करके उसमें आयताकार व वर्गाकार क्यारियाँ बनाई जाती है। इन क्यारियों को चौकेबार कहा जाता है। खेत में ढलान के अनुरूप क्यारियों में जल प्रवाह हेतु नालियाँ बनाई जाती है। इन नालियों से क्यारियों में पानी दिया जाता है। अब क्यारी विधि का लाभ। ये सरल विधि है। प्रत्येक पौधे को समान रूप से पानी मिलता है, अर्थात पानी का विवरण समान रूप से होता है। यह विधि अधिक खर्चीली नहीं होती है, और इस विधि से दिए गए जल की उपयोग क्षमता सर्वाधिक होती है। अब क्यारी विधि से हानियाँ हैं। क्यारी विधि से पहली हानि है पानी प्रवाह के लिए बनाई गई नालियों से भूमि का कुछ हिस्सा फसल उत्पादन के लिए काम में नहीं आता, अर्थात जिस जगह पर हम क्यारियाँ बनाएंगे उस जगह पर हम फसल नहीं बो सकते, वो वहाँ की भूमि अनुपयोग होगी हमारे लिए। और सेकंड कार्य का क्यारियों बनाने के लिए भूमि का समतल होना आवश्यक है, अर्थात क्यारियाँ बनाने के लिए भूमि का समतल होना भी आवश्यक है।
और इस विधि में खेत तैयार करने से क्यारियाँ बनाने में अधिक मजदूर की आवश्यकता होती है। और फोर्थ नंबर है, नालियों की वजह से निराई गुड़ाई में व्यवधान उत्पन्न होता है। अब सेकंड विधि है बॉर्डर विधि। इस विधि में खेत की ढलान की दिशा में लंबी लंबी पट्टियाँ समांतर रूप से बनाई जाती है। इन पट्टियों में ऊपर की ओर से पानी छोड़ा जाता है जो धीरे धीरे बहता हुआ नीचे की ओर आता है। इस विधि में बॉर्डर की लंबाई चौड़ाई जल की उपलब्धता के आधार पर ढलान के समांतर तथा भूमि की बनावट के आधार पर बनाई जाती है। ये विधियाँ नहरी क्षेत्रों में अधिक काम में ली जाती है। गेहूँ व धान की फसल के लिए उत्तम विधि है। कौन सी? बॉर्डर विधि। यानी कोई JTICR में क्वेश्चन आ जाए कि सबसे धान की और गेहूँ की फसल के लिए सबसे उत्तम विधि कौन सी है, तो उसका आंसर होगा बॉर्डर विधि। अब बॉर्डर विधि का लाभ है, यह सरल व आसान विधि है। अधिक जल वाले क्षेत्रों में ये उत्तम विधि है। व मेड़ या नालियाँ बनाने में कम खर्चा आता है और से निराई व गुड़ाई करने में सूक्ष्मता रहती है। इस बॉर्डर विधि के हानियाँ हैं। पहली हानि है, ऊबड़ खाबड़ भूमि में ये विधि उपयुक्त नहीं है। सेकंड कारक है, कम वाले क्षेत्रों में विधि से ये सिंचाई करना संभव नहीं है। मतलब कम जल वाले क्षेत्रों में इस विधि से सिंचाई करना संभव नहीं है। थर्ड है, बॉर्डर विधि में पानी का वितरण समान रूप से नहीं होता है। इसमें मतलब पानी समान रूप से फसल को नहीं मिलता है। अब थर्ड विधि है थाला विधि या कुंड विधि। ये विधि फलों व सब्जियों के लिए उत्तम है, अर्थात जिन फसलों की बुआई पंक्तियों में की जाती है उनके लिए उपयोगी है। थाला विधि उन फसलों के लिए उपयुक्त है जो हम पंक्ति बनाकर फसल को बोते हैं। अधिक जल वाले क्षेत्रों में ये उबड़ खाबड़ क्षेत्रों में ढलान के विपरीत थाला बनाकर फसल उत्पादन किया जा सकता है। इसके लाभ हैं, इस विधि में कम मजदूरी की आवश्यकता होती है। ये सरल व आसान विधि है। क्यारी विधि की तुलना में 25% पानी का बचाव होता है। और फोर्थ है, क्यारी विधि की तुलना में मृदा में पपड़ी बनने की समस्या नहीं रहती है। हानियाँ, यह विधि बलुई दोमट मृदा में उपयुक्त नहीं है। किसी एक भी थाले में रोग होने पर पूरी लाइन के पौधे नष्ट हो जाते हैं। अर्थात थाला विधि के अंदर यदि एक भी थाले में रोग हो गया तो उस लाइन के पूरे पौधे नष्ट हो जाएंगे। ये विधि फलदार पौधों में उपयुक्त ज़्यादा है, मतलब उपयोग ज़्यादा लेते हैं इस विधि का। और इससे फोर्थ नंबर विधि है हमारी फव्वारा विधि। इस विधि का आविष्कार इजराइल देश में हुआ था। फव्वारा विधि में पानी की बौछार या वर्षा के रूप में वितरण किया जाता है। फव्वारा विधि में सिंचाई के साधन द्वारा जल पाइपलाइन से पहुंचाया जाता है, जहां से ये जल राइजल पाइप के ऊपरी सिरों में लगे हुए घूर्णी बौछार यंत्र के द्वारा पानी को बरसात या फव्वारे के रूप में फसल पर गिरता है। इस फव्वारा विधि के लाभ हैं, फव्वारा विधि ऊबड़ खाबड़ मृदाओं में सिंचाई आसानी से की जा सकती है। सेकंड कारक है, क्यारी विधि की तुलना में 40% पानी का बचाव होता है और इससे फसल को पाले से भी बचाया जा सकता है। फसल को इससे पाले से बचाया जाता है। फव्वारा विधि में सिंचाई करने पर मृदा पर पपड़ी की समस्या नहीं रहती है। इस विधि में खेत के पानी पाइपों के द्वारा पहुंचाया जाता है, अंततः रास्ता में जल की हानि नहीं होती है। फव्वारा विधि में सिंचाई के जल के साथ साथ उर्वरक व कीटनाशक आसानी से दिए जा सकते हैं, यानी फर्टिगेशन व हर्बिगेशन दोनों साथ में दी जा सकती है। बलुई व दोमट मृदा में सिंचाई की उत्तम विधि है, क्योंकि बलुई व दोमट मृदा में बार बार सिंचाई करनी पड़ती है। फव्वारा विधि इसके लिए बहुत उपयुक्त है। फव्वारा विधि में सिंचाई करने पर संपूर्ण मृदा में खेती की जा सकती है, अर्थात बेड़ व नालियाँ बनाने में भूमि व्यर्थ नहीं जाती है और बनानी नहीं पड़ती है। फव्वारा विधि से हानियाँ हैं, अधिक पानी चाहने वाली फसलों में सिंचाई के लिए यह विधि उपयुक्त नहीं है। यह विधि महंगी विधि है। जिन क्षेत्रों में 15 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार से
अधिक हवाएं चलती है उन क्षेत्रों में ये विधि उपयोग नहीं है। ये विधि लगाने में अधिक खर्च आता है। साफ पानी नहीं आने पर घूर्णी बौछार यंत्र बंद हो जाते हैं। अब 5 नंबर विधि है हमारी बूंद बूंद। इस विधि का आविष्कार इजराइल देश में हुआ था। इस विधि में जल प्रत्येक पौधे की जड़ के पास पास बूंद बूंद के रूप में गिरता है। ये विधि जहाँ वर्षा कम होती है और जहाँ की जलवायु अर्ध शुष्क और शुष्क होती है तथा बलुई मृदा में अधिक उपयोगी है। यह विधि फलदार पौधों में, सब्जियों में तथा जिन फसलों की ज्यामितीय दूरी अधिक होती है उन फसलों में ये अधिक उपयुक्त है, जैसे गन्ना, कपास में। बूंद बूंद विधि के लाभ। इस विधि में पानी की 70% बचत होती है। इस विधि में आसानी से फर्टिगेशन व हार्बिगेशन किया जा सकता है। सिंचाई की ये विधि लवणीय मृदाओं में सबसे उपयुक्त है। ट्रिम्प विधि की जल उपयोग क्षमता सबसे अधिक होती है। सिंचाई के लिए कम श्रमिक की आवश्यकता होती है। बूंद बूंद विधि से लाभ। बूंद बूंद विधि से हानियाँ। लाभ तो हो गए। बूंद बूंद विधि से हानियाँ हैं। इस विधि को स्थापित करने में प्रारंभिक खर्चा अधिक आता है। ट्रिम्प में स्थित इमीटर छिद्र मिट्टी के कणों से, जीवाश्म पदार्थ से, लवणों से बंद हो जाते हैं। प्लास्टिक की बनी हुई ये नलिकाओं को चूहे व गिलहरी आदि जीव नष्ट भी कर देते हैं। वार्षिक फसलों में बार बार हटाना व लगाना पड़ता है। कले मृदा के अंदर सिंचाई यह विधि उपयुक्त नहीं है। ट्रिम्प विधि में स्थापित करने के लिए नालियाँ तकनीकी ज्ञान होना अधिक है।